जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर हम आए हैं। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो पिछला जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसी से जुड़ा हुआ आज का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टिविटी के बारे में बात किया कि किस तरीके से उनकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है, कैसे क्या कंडक्टिविटी सेल होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर उनके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाए तो क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आएगा जिसको कहा जाता है कोलराश लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दोनों एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टिविटी सेल बनाया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो पूरा का पूरा कंडक्शन है इट इज द बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। तो दो चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर आयंस बड़ी आसानी से मूव कर जाए तो उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, कंडक्शन ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाए तो भी कंडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो हमें वेरिएशन देखना है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। सबसे पहले डाइल्यूशन के मीनिंग को समझ लीजिए। डाइल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आपने सॉल्वेंट इंक्रीज किया है तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो हम केवल इन्हीं दो चीजों को लेके चलेंगे कि डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन हमने कम कर दिया है और उसके डाइल्यूशन से सॉल्वेंट चूंकि हमने बढ़ाया है तो सॉल्वेंट बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन देखा यह जाता है कि कंडक्टेंस जो है डाइल्यूशन बढ़ाने पे इंक्रीज होता है। कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। वैसे इसका जो सही रीजन है वो हम ये समझते हैं कि ऑन डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होता है, चाहे हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक हो। बट दोनों के केस में जो रीजन है वो रीजन अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में रीजन अलग होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो रीजन है वो डिफरेंट होता है। बेसिकली होता क्या है, जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट होने के कारण वाटर क्या करता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का हाई है उसके कारण आयंस के इंटरेक्शन को वीक करता है और आयनाइजेशन वो इंक्रीज कर देता है। सपोज करें कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन जो है वो 100% हो चुका होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए थे सॉल्यूट के वो सारे के सारे आयंस में टूट गए हैं और वो क्या बना चुके हैं, प्लस और माइनस बना चुके हैं। तो प्लस और माइनस बना लिया है तो उनके बीच में कहीं ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही होता है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे वाटर को इंक्रीज करते हैं तो वाटर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो आयंस के बीच का इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन और कम हो जाता है क्योंकि वाटर एज अ पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, उनके आयनिक इंटरेक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो व्हेन वी इंक्रीज द सॉल्वेंट, व्हेन वी इंक्रीज द वाटर, व्हेन वी डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो ऑन डाइल्यूशन जो इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस है वो इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस क्या होगा, वीक हो जाएगा। और अगर आयंस के बीच का इंटरेक्शन वीक हुआ है तो उनकी जो मोबिलिटी इनसाइड द सॉल्यूशन है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो आसानी से क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे क्योंकि
ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए नहीं है, इनका मोह खत्म हो गया है। और जैसे इनका मोह खत्म होगा, ये क्या करेंगे, जब बैटरी यहाँ पे लगाई जाएगी तो बैटरी के अपोजिट टर्मिनल की तरफ इजीली क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो बिकॉज आयंस की मूवेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन, और ऐसा इसलिए होता है कि डाइल्यूशन करने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द आयंस वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और उनका फोर्स वीक होने से जो उनकी मोबिलिटी है वो मोबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। तो इनसाइड द सॉल्यूशन अगर अपोजिट आयन इजीली मूव करने लग गए तो इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो होने लगेगा और यहाँ पे कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन क्या है कि आयंस आर फर्दर अपार्ट लीडिंग टू लेस इंटरआयनिक इंटरेक्शन एंड ग्रेटर मोबिलिटी। तो इट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटरेक्शन कम होता है और इंटरेक्शन कम होने से उनकी जो मोबिलिटी है इनसाइड द सॉल्यूशन वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मोबिलिटी बढ़ने से जो हमारे आयंस है उनकी मोबिलिटी बढ़ने से जो कंडक्शन है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है। बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन जो है इट इज वेरी लेस देन 5 to 10% ही डिसोसिएशन माना जाता है अल्फा में। तो क्या होगा, यहां पे ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। यहां डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीजेस। तो स्ट्रॉन्ग के लिए इंटरआयनिक इंटरेक्शन लेस होगा जिसके कारण मोबिलिटी बढ़ेगी और कंडक्शन इंक्रीज होगा। पर वीक के लिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे क्योंकि डाइल्यूट करने पे वाटर क्या करेगा, आयनाइजेशन को बढ़ा देगा। और जैसे जैसे आयनाइजेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ने लगेंगे और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होने लगेगा। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। तो दोनों के वेरिएशंस में जो डिफरेंस है, जो रीजन है वो रीजन क्या है, डिफरेंट रीजन है। एक के केस में इंटरआयनिक इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड के अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है। वी नो वेरी वेल कि R बराबर होता है रो इंटू L बाय ए। तो 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय R इंटू L बाय ए। 1 बाय रो इज कंडक्टिविटी, 1 बाय R इज कंडक्टेंस इंटू L बाय ए। ठीक है। अगर हम लेंथ को यूनिटी और एरिया को इस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो उस केस में कप्पा बराबर क्या हो गया बेटा, G। मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हुई क्या कि व्हेन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टेकन, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन है इट विल बी नोन एज द कंडक्टिविटी। ये हमने कंडक्टिविटी सेल बनाया। इस कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यूनिटी रख दिया, ये लेंथ यूनिटी है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कैसा है, यूनिटी है। तो इस 1 वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन है इट इज नोन एज द कंडक्टिविटी। क्लियर है कि इस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन है इट विल बी द कंडक्टिविटी। अब इसको ऐसे समझिए कि आप शादी में तो कभी खाना खाने गए होंगे, है ना। वैसे भी अब सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो शादी के अंदर जब इनविटेशन कार्ड को हम देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, सबसे पहले हम यही देखते हैं, हमें ये मतलब नहीं होता कि दूल्हे का नाम क्या है, दुल्हन का नाम क्या है। हम 2 चीजें देखते हैं, तो जाना कहाँ है, कब जाना है और कितनी बजे जाना है।
तो नॉर्मली उस इन्विटेशंस में लिखा हुआ होता है कि प्रीतिभोज सायं 7 बजे से आपके आगमन तक। तो अगर हम सायं 7 बजे पहुंच जाए तो हमें जितनी चीजें वहां बनी हुई है वो सब मिल जाएंगी। और अगर मटर पनीर की सब्जी बनी है तो उस मटर पनीर की सब्जी में मटर भी होगा और पनीर भी होगा। बट अगर हम आपके आगमन वाले टाइम पे चले जाएं, जैसे कि रात में 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कि मटर पनीर की सब्जी में से मटर और पनीर दोनों खत्म हो चुका होगा और ग्रेवी बढ़ गई होगी। इसका मतलब क्या किया गया, उस सब्जी को डाइल्यूट किया गया है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, कि हमने इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या किया, 1 ml सॉल्यूशन निकाल लिया और इस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस ऑफर्ड था वही क्या कहलाएगा, उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, अब हमने इस सॉल्यूशन के अंदर इसको डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, आयंस की जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम सेम इसी जगह से फिर से 1 ml अगर सॉल्यूशन निकालें और उसकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ आयंस चूंकि उस 1 ml सॉल्यूशन में अब उतने रहने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, उस यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएंगे। बात को समझिएगा कि हमने इसी जगह से 1 ml सॉल्यूशन लिया था, है ना। तो पहले नंबर ऑफ आयंस कुछ और निकले, बट डाइल्यूशन करने पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो आयंस की मोबिलिटी है इनसाइड द सॉल्यूशन वो भी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण जब हम सेम जगह से फिर से 1 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन लेंगे तो वहां पे अब आयंस की क्वांटिटी उतनी मिलने वाली नहीं है। आयंस अगर डिक्रीज हो गए हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही ये है, मिर्ची ज्यादा लग रही है तो उसको कम करने के लिए पानी मिला दिया जाता है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन बढ़ाया है। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन को इंक्रीज किया गया है। फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद अ decrease in concentration for both weak and strong electrolyte. It is because the number of ions per unit volume which carry the current in a solution decreases. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम था इन अ सॉल्यूशन वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने पे उन आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो उसी पर्टिकुलर 1 ml सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है इट विल बी द डिक्रीजेस। इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, बट जो कंडक्टिविटी है, कंडक्शन है, वो इंक्रीजेस, कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीजेस। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। अगला आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी हमने देखा व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस कप्पा डिक्रीजेस, और अगर कप्पा डिक्रीजेस तो लैम्बडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा एम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कि जब डाइल्यूशन बढ़ा दें मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीजेस, और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी कप्पा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर डाइल्यूशन इंक्रीजेस तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। डाइल्यूशन बढ़ाया है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है तो मोलैरिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और मोलरिटी कम हो रही है। देखिएगा ध्यान से कि वॉल्यूम बढ़ा है, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, और मोलैरिटी डिक्रीज होगी तो C इज मोलैरिटी, और अगर मोलैरिटी डिक्रीज हुई है तो लैम्बडा m क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मोलैरिटी डिक्रीजेस, C डिक्रीजेस, तो लैम्बडा m विल इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि एक फैक्टर के कारण तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, और एक फैक्टर के कारण लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। जो मोलर कंडक्टिविटी है ये बढ़ा रही है और ये कम कर रही है। अब ये तो लफड़ा पड़ गया कि दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, एक फैक्टर इसको बढ़ा रहा है, एक फैक्टर इसको कम कर रहा है। तो देखा यह गया कि ओवरऑल एक्सपेरिमेंटली जो मोलर कंडक्टिविटी है इट मच मोर डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा डिपेंड करती है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया lambda m increases when dilution increases। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कब, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब मोलरिटी मच मोर कंपनसेशन फॉर्म में है बजाय किसके, कंडक्टिविटी के। क्लियर है? तो लिखा है यहां पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज बिकॉज the total volume V of solution containing 1 mole of electrolyte also increases। कि सॉल्यूशन के 1 मोल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मोलैरिटी डिक्रीजेस, और मोलैरिटी डिक्रीजेस तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मतलब कप्पा लैम्बडा m को डिक्रीज कर रहा है और मोलैरिटी लैम्बडा m को इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? The decrease in kappa on dilution of solution is more than compensated by increase in its volume। मतलब ये फैक्टर को कंपनसेट कर दिया है किसने, मोलैरिटी ने। तो मोलैरिटी का ज्यादा फर्क पड़ता है बजाय किसके, कंडक्टिविटी के। इसलिए देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ऑन डाइल्यूशन लैम्बडा m डिक्रीजेस। तो चाहो तो यहां लिख लो कि मोलैरिटी डिक्रीजेस, और अगर मोलैरिटी डिक्रीजेस तो लैम्बडा m क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट करिए इसको। बढ़े आगे, चलिए। अब यहां पे कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ बनता है बच्चों, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, स्टीपेस्ट डिफरेंस होता है, ऐसा कुछ पकड़ लें। कि अगर ये मोलर कंडक्टिविटी का कर्व है और ये है कॉन्सेंट्रेशन का एक्सिस, तो इसको मान लें C1, इसको मान लें C2। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ये 0 है, ये एक्सिस क्या कहलाता है, 0। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चलेंगे वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा है और डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है। डाइल्यूशन मतलब क्या, पानी ज्यादा। तो इधर सॉल्यूट कम हो रहा है, इधर सॉल्यूट बढ़ रहा है। तो इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है और इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहां पे हम देखें इस चीज को, तो देखो क्या बन गया ग्राफ में।
C1 पे इसको λ1 मान ले और C2 पे क्या मान ले, λ2। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कम है, और कॉन्सेंट्रेशन जब कम है तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यही देखा गया कि ये जो ग्राफ होता है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर इस ग्राफ को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो जिस पॉइंट पे ये ग्राफ कट करता है उसे उस सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म अप्रोचेस टू जीरो द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जीरो हो जाए उस टाइम पे जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट शो करता है उसे क्या कहा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे एक्स्ट्रापोलेशन मेथड कहा जाता है कि जब आप किसी ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करके उसको क्रॉस कराते हैं, दिस मेथड इज नोन एज द एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। तो क्या लिखा है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कॉन्सेंट्रेशन C का वैल्यू यहां से इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है उसे क्या कहा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, अगर मैं यहां पे ऐसे 2-3 ग्राफ बना दूं कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो इन तीनों में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, तो जिसका वैल्यू जितना ऊपर वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन, C, उसके बाद कौन B, उसके बाद कौन A। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कर्व हमें मिलता है वो मिलता है क्या, स्ट्रेट लाइन। अब जो इक्वेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, देखिए λm को मान ले हम कि ये y है, λ0m इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट इज C। ये क्या हो गया x और A क्या हो गया यहाँ पे m, स्लोप। तो y बराबर mx प्लस C। तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, माइनस है, क्योंकि ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, लाइन कैसी जा रही है, डिक्रीज जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ग्राफ है। m कैसा है, माइनस है, इट इज अ नेगेटिव स्लोप। C कॉन्सेंट्रेशन है ना, वेरी करेगा, इसलिए x हो गया। λ0m मैक्सिमम इंटरसेप्शन पॉइंट, λ0m क्या हो गया, इंटरसेप्शन पॉइंट C जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है, और λm क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी जो वेरी करेगी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है Debye-Huckel equation. It is known as Debye-Huckel equation. For a strong electrolyte, λm increases slowly with dilution and can be represented by the equation λm is equals to λ0m minus a under root c। क्लियर है, नोट कीजिए, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो λ0m क्या हुआ बच्चों, कि जब मोलर कंडक्टिविटी के ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से पीछे की तरफ लेके आए तो जिस पॉइंट पे वो कट करता है वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और उस समय कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो जीरो को अप्रोच करता है। क्लियर है, आया समझ में, नोट कर लीजिए इसे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा गया कि चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आयनाइजेशन 100% तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन का टर्म कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टर्म बिकम्स कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां पे अब ये कभी भी एक्सिस को कट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो यहां भी वैल्यू क्या मिलने लगेगी, कांस्टेंट। तो इन दोनों ग्राफ में कभी भी ये इस एक्सिस को जो है कट करने वाले नहीं है। तो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो ग्राफ हमें मिलता है वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर
इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो कैसे निकालें? उसको फिर हम डिबाय-हक्केल इक्वेशन से निकाल नहीं सकते। तो क्या लिखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज एसिटिक एसिड have a lower degree of dissociation at higher concentration. Hence, for such electrolytes, the change in lambda m with dilution is due to increase in the degree of dissociation. तो ये चेंज जब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तभी ऑब्जर्व होने वाला है। The number of ions in the total volume solution which contains 1 mole of electrolyte, और ये कब निकाला जाएगा? जब 1 mole of electrolyte का कैलकुलेशन है। बट प्रॉब्लम क्या आने वाली है वीक के लिए कि वीक के लिए ये ग्राफ कभी भी मोलर कंडक्टिविटी के एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। तो यहां पे बाय दिस मेथड वी कैन नॉट मेजर और कैलकुलेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस मेथड से मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि एक ग्राफ ऐसा दे दिया, एक ग्राफ ऐसा दे दिया, तो बताओ स्ट्रॉन्ग के लिए कौन और वीक के लिए कौन? तो ये किसके लिए ग्राफ हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये किसके लिए बन जाएगा? वीक के लिए। क्लियर है? तो फिर क्या करें? इसके लिए आता है अंड शंड वाला इंपॉर्टेंट, बिल्कुल खतरनाक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट, जिसे कहा जाता है कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या चीज? कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराश अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर काम कर रहा था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे किए। उसने ये देखा कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दे डू नॉट डिपेंड ऑन द केटायन एंड एनायन। मतलब केटायन पे इंडिविजुअल डिपेंड करती है, एनायन पे इंडिविजुअल डिपेंड करती है। इन दोनों की कंडक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए समझिए क्या बोलना चाह रहा है कि द लॉ स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास NaCl है, तो NaCl का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इट इज द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Na प्लस इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस। इंडिपेंडेंट है दोनों, Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों की कंडक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे समझिए क्या देखा उसने एक एक्सपेरिमेंट करे, ध्यान से समझिएगा क्या चीज है। लैम्बडा 0m KCl माइनस लैम्बडा 0m NaCl बराबर क्या हो गया? लैम्बडा 0m KBr माइनस लैम्बडा 0m NaBr, लैम्बडा 0m KI माइनस लैम्बडा 0m NaI। अच्छा देखिए जरा, यहां पे दोनों कौन है? कॉमन Cl है ना। यहां पे कॉमन कौन है? Br, यहां पे कॉमन कौन है? I। इसका मतलब इन तीनों के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं थी। डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे थी? पोटेशियम और सोडियम पे। सिमिलरली यहां पे देखें, अब क्या है? एनायन डिफरेंट है, Br माइनस Cl, Br माइनस Cl, और कैटायन कैसे हो गए? K, इधर Na और इधर K। मतलब इन दोनों पे डिफरेंस सेम है। सोडियम और पोटेशियम से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसको ऐसे समझो जैसे इसको ओपन करें तो क्या बनेगा? लैम्बडा 0m Na प्लस प्लस लैम्बडा 0m Br माइनस माइनस लैम्बडा 0m Na प्लस माइनस लैम्बडा 0m Cl माइनस। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया,
मतलब कैटायन पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी है, Br माइनस और Cl माइनस पे। इसीलिए इनका डिफरेंस जो है, चाहे इधर भी BrCl पोटेशियम के साथ हो, चाहे BrCl Na के साथ हो, तो Na के साथ हो तब भी वही अंतर है, कि पोटेशियम के साथ हो तब भी वही अंतर है। मतलब सोडियम के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही पोटेशियम के होने से फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली Cl चाहे पोटेशियम के साथ हो, चाहे Br पोटेशियम के साथ हो, तो यहाँ पे Cl K के साथ हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, Na के साथ हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, कैटायन का कंट्रीब्यूशन अलग है, एनायन का कंट्रीब्यूशन अलग है। तो यहां से उसने कहा कि इंडिपेंडेंट आयन ऑफ माइग्रेशन, कि जो सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनकी अलग अलग जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इन दोनों का आपस में, कैटायन एनायन की मोलर कंडक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो λ0MaXBy, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा, देखो ये Y है तो ये A का चार्ज होगा और X जो है वो B का चार्ज होगा, तो A के ऊपर क्या आ जाएगा, A के ऊपर क्या आ जाएगा, Y प्लस, और B के ऊपर क्या आ जाएगा, X माइनस। अब A कितने हैं X और B कितने हैं Y, इट विल बी द, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, AB की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के उसने अलग अलग कैटायन एनायन को लेके जब ये चीज कही तो देखा गया कि अरे ये तो बड़ी प्यारी मेथड इसने बता दी, बढ़िया अच्छा काम बता दिया। क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से फिर क्या किया जा सकता है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है कोलराश लॉ का, कि बाय द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। क्यों, क्योंकि कर्व जो है वो कट नहीं कर रहा था। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द लॉ डेटा फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डेटा को लेके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया बाय द इंडिविजुअल आयंस। कैसे करा, जैसे हमें निकालना है एसिडिक एसिड का, हमें निकालना है एसिडिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय द हेल्प ऑफ NaCl, by the help of HCl and by the help of NaAC। NaAC का मतलब सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। AC को क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। तो देखो कितना बढ़िया है, ये हमारा CH3COO माइनस और ये H प्लस, तो ये हो गया एसीटेट आयन और ये हो गया हाइड्रोजन आयन। तो हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। बाय द हेल्प ऑफ दिस, तो अगर आपको यहां से CH3COOH चाहिए तो क्या करो आपको कौन नहीं चाहिए, तो आपको NaCl ही नहीं चाहिए, तो आप क्या कर दो, NaCl को माइनस कर दो और HCl में से H मिल जाएगा और सोडियम एसीटेट में से एसीटेट आयन मिल जाएगा। तो इन दोनों को सम कर दो, तो λ0 HCl प्लस λ0 NaAC। इसको खोल दो इंडिविजुअल में, λ0 H प्लस प्लस λ0 Cl माइनस प्लस λ0 Na प्लस प्लस λ0 AC माइनस माइनस λ0 Na प्लस प्लस λ0 Cl माइनस। तो Cl माइनस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे भी, Cl माइनस से Cl माइनस गया, Na प्लस से Na प्लस चला गया, तो बचा क्या H प्लस और AC। तो इट विल बी इक्वल्स टू λ0 CH3COOH। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डेटा को यूज करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे, फटाफट से नोट कर लीजिए।
बढ़े आगे। नेक्स्ट है क्या एप्लीकेशन, टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा जो है वो होता है लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0 एम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स मिले कैसे पता चलता है, मैक्सिमम मार्क्स नीचे और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो ऊपर। तो कितनी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी वो शो कर सकता है, वो नीचे। लैम्बडा 0 एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना मैक्सिमम वो मोलर कंडक्टिविटी शो कर सकता है वो नीचे, और कितना शो कर रहा है वो ऊपर, उतना परसेंट वो टूटा है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0 एम। और फॉर अ वीक एसिड हमें अच्छे से पता है, कोई वीक एसिड HA ले ले तो देयर विल बी द इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस A माइनस। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T बराबर 0 पे अगर C है तो ये कितना होगा 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इट विल बी द C माइनस C अल्फा। ये हो गया C अल्फा C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka बराबर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस concentration of A minus divided by concentration of HA। तो C alpha into C alpha upon C minus C alpha। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो Ka बराबर क्या हो गया C अपॉन C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इट विल बी द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दो फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं यहाँ पे, एक तो अल्फा बराबर लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0 स्क्वायर, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0 एम, और सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट विल बी द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एक हो गया अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने परसेंट टूटा है, और एक क्या होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाटा हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा अगर टूटा है आयंस में तो कंडक्शन कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो कितना हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम PYQ स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़े आगे, चलिए PYQ स्टार्ट करते हैं। पहला, लैम्बडा 0 एम फॉर NaCl, HCl एंड NaACr दिस कैलकुलेट लैम्बडा 0 एम फॉर HAC। अभी बता चुका हूं, HAC मतलब एसीटेट आयन होता है, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या होता है बच्चों, CH3COO माइनस। तो देखो कौन चाहिए हमें, HAC चाहिए, तो जहां पे H और AC हो उनको जोड़ दो, तो कौन हो गया लैम्बडा 0 एम HCl प्लस लैम्बडा 0 एम NaAC, इनको जोड़ दिया। और कौन नहीं चाहिए, NaCl नहीं चाहिए, इसको माइनस कर दो, लैम्बडा 0 एम NaCl। तो HCl का वैल्यू कितना है 425.9, NaAC का है 91 माइनस ये कितना हो जाएगा 126.4। तो सॉल्व कर लो इसे, कितना हो जाएगा 5 और 1 6.9, 9 to 11 415 माइनस 126.4, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 6 गया तो 0, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना आसान सा क्वेश्चन, कि जो चाहिए उन्हें ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे। चलिए
अगला है कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 to the power -5. Conductivity kappa is given. Kappa is 4.95 into 10 to the power -5 Siemens centimeter inverse. Conductivity concentration दे दिया 0.001028 मोल लीटर इनवर्स. क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा. और लैम्बडा 0m होगा ये. तो पहले लैम्बडा m निकाल लें. लैम्बडा m इज इक्वल्स टू व्हाट? कप्पा अपॉन c. तो इट विल बी 4.95 into 10 to the power multiplied by 1000 10 to the power -5 divided by, इसको अगर यहां शिफ्ट कर दें तो इट विल बी 1.028 into 10 to the power -3. इससे ये कैंसिल तो 2 -2 आ गया. तो 4.95 डिवाइड बाय 1.028 कितना हो जाएगा? It will be or multiply by 1000. तो it will be, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 48.15 सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है. हम यहां से अल्फा निकाल लें तो अल्फा बराबर लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m. लैम्बडा m कितना आया? 48.15 सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय इट्स 390.5 सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो? इट विल बी 0.1233. क्या होगा? 0.1233. क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा. बढ़े आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट वे टू डिटरमाइन द लैम्बडा m जीरो वैल्यू फॉर वाटर. वाह बढ़िया क्वेश्चन है. ये वाटर के लिए निकालना है. देखो हमें पता है कि एनी एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट मेक्स सॉल्ट एंड वाटर. ये हमें पता है फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इसको ऐसा लिख दो HCl प्लस NaOH माइनस NaCl कन्वर्ट इनटू क्या हो गया? H2O. देखो मेथड आ गया हमारे पास कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर will be equals to molar conductivity of HCl plus molar conductivity of NaOH minus molar conductivity of NaCl. इसको इंडिविजुअल आयन में लिख दो लैम्बडा 0H प्लस प्लस लैम्बडा 0Cl माइनस प्लस लैम्बडा 0Na प्लस प्लस लैम्बडा 0OH माइनस माइनस लैम्बडा 0Na प्लस माइनस लैम्बडा 0Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस कैंसिल. क्या बचा? केवल H प्लस और OH माइनस. तो लैम्बडा 0H प्लस प्लस लैम्बडा 0OH माइनस इट विल बी इक्वल टू व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2. तो बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको आसानी से कर सकते हैं. नोट कर लीजिए इसे, फटाफट नोट कर लीजिए. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. डिफाइन हम कर ही चुके हैं कि लैम्बडा m बराबर क्या होता है? कप्पा अपॉन c.
मल्टीप्लाइड बाय 1000. मोलर कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी पर मोल सॉल्यूशन का जो है क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टिविटी. हाउ मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्या होता है बताओ कि दोनों के केस में क्या होता है? जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है? इंक्रीजेस, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा डिपेंड करती है किस पे? कॉन्सेंट्रेशन पे. तो जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पे ये इंक्रीज होता है. और ग्राफ याद करो कैसा बनाया था हमने कि ये मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये कैसा था? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये था स्ट्रॉन्ग के लिए और ये था किसके लिए? वीक के लिए. और जब इस पर हम एक्सट्रापोलेशन मेथड लगाएं तो ये क्या कहलाती थी? उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पढ़ा चुके हैं इसको, आगे बढ़ें. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 into 10 to the power minus 4 molar methanoic acid is 5.25 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity and degree of dissociation and given lambda 0 H plus this and lambda 0 HC double minus this. चलिए सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है 2.5 into 10 to the power minus 4 molar. देन कंडक्टिविटी गिवन है 5.25 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. निकालना है लैम्बडा m मोलर कंडक्टिविटी एंड अल्फा. तो पहले लैम्बडा m निकाल लेते हैं. लैम्बडा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय 1000. कप्पा कितना हो गया? 5.25 into 10 to the power minus 5. c is 2.5 into 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000. सॉल्व कर लीजिए इसे. क्या आएगा सॉल्व करने पे? -4 से -1 बचा, ये से ये गया तो 100 बचा. यहां से हटाएं तो नीचे 100 और यहां से हटाएं तो ऊपर 10. तो 100 से 100 भी कैंसिल. इसको कट कर दें तो कितना आ गया? 25 2 जा 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 210. यूनिट क्या बन जाएगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो अल्फा बराबर क्या होता है? लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0 m. लैम्बडा m कितना आ गया? 210 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. लैम्बडा 0m इंडिविजुअल आयन दी है तो इट विल बी द सम ऑफ लैम्बडा 0h प्लस प्लस लैम्बडा 0h C डबल O माइनस. तो इट विल बी 210 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय 349.5 प्लस 50.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. 50.5 तो इट विल बी 210 अपॉन में ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. 0 से 0 कैंसिल. 21/40 इट विल बी कितना हो जाएगा? 21/40 बताएं जरा कैलकुलेट करके. 21/40 will be, कैलकुलेट अगर हम करें 0.525. मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, थोड़ा एग्जाम में कर लीजिएगा. 0.525 क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे.
चलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क है आपका, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसका। सेम मेथड से करना है, अल्फा निकालना है, लैम्बडा एम गिवन है, लैम्बडा एम तो गिवन ही है तो आसान ही हो गया, चलो मैं ही कर देता हूं आसान है। अल्फा बराबर लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0m, तो अल्फा लैम्बडा एम इज गिवन है 39.05 और इट विल बी इंडिविजुअल आयन में लैम्बडा 0 H प्लस लैम्बडा 0 CH3 COO माइनस, it will be 39.05 divided by 349.6 plus 40.9, तो 39.05 965 15 9 and 1 10 का 0 कैरी 1 415 और 3 4 4 8 और 1 9, तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल, तो कितना आ गया 0.1। अल्फा विल बी द 0.1। क्लियर है? आया समझ में? इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। तो ये कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग, और ये कौन सा होगा? वीक। व्हाट हैपन ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्बडा एम टू कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन में तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, बट यहाँ पे मिलने वाली नहीं। एक्सट्रापोलेशन का मतलब जब किसी ग्राफ को आप एक्सटेंड करो और वो जिस पॉइंट पे कट करे, ये मेथड क्या कहलाती है? एक्सट्रापोलेशन। तो इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, पर वीक में चूंकि ग्राफ कट नहीं करेगा तो बाय द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ फिर हम क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये होमवर्क है, ये आप बताइएगा मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये करके बताइए। इसका सॉल्यूशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये था हमारा लेक्चर फॉर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कोलराश लॉ का। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते रहिए। ठीक है? ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।